बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने लास्ट लेक्चर में बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है जी लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है कि किस तरह जो है एक चीज़ दूसरी को बनाएगी, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, ऐसा करते करते क्या बन जाएगा? मुकम्मल जानदार बन जाएगा। इसे मैं क्या कहूँगा? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दूंगा। जैसे हमें पता है जो सेल हैं वो टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलकर आर्गन बनाएंगे, आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम बनाएंगे। इस तरह ये मरहलावार चीज़ें चलती जाएंगी और आखिरकार मुकम्मल जानदार बनेगा। और फिर मुकम्मल जानदार से भी आगे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं, मराहल हैं, उनको भी हम इस टॉपिक में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का छोटा सा कंसेप्ट ये है कि किस तरह एक छोटी चीज़ एक चीज़ को बनाती है, फिर वो चीज़ दूसरी को, फिर वो चीज़ तीसरी को, फिर चौथी को, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये काम चलता जाएगा और इस तरह मुकम्मल जानदार बनेगा। और फिर मुकम्मल जानदार जो है वो किस तरह से बायोलॉजी का अगला लेवल बनाएगा या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट लेवल बनाएगा, फिर वो वाला लेवल जो है वो उससे नेक्स्ट वाला लेवल बनाएगा। इस तरह करते करते हम सबसे छोटे लेवल से लेकर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बड़े लेवल पर पहुंचेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इन अ सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म 100 ऑफ रिएक्शंस अकर। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म यानी सादा तरीन जानदारों में भी क्या होता है? कई तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ये रिएक्शंस क्यों हो रहे होते हैं? टू मेंटेन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ताकि जानदारों की ज़िंदगी को मेंटेन कर सकें। इसलिए सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म में भी कई तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं। हमें पता है सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? बैक्टीरिया यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। उसके बाद हमें ये जानते हुए हैरानी होगी कि फितरत में, कुदरत में, नेचर में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, नेचर में वो 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। फितरत में 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं और इन 92 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जानदारों में पाए जाने वाले मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाने में हिस्सा लेते हैं। 92 एलिमेंट्स में से कितने हैं जी? 16 ऐसे हैं जो क्या करते हैं? जानदारों के अंदर जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनको बनाने में हिस्सा ले रहे होते हैं। इन 16 को हम क्या कहते हैं जी? बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। और इनकी डेफिनेशंस क्या होगी जी बायो एलिमेंट्स की? जैसे आपकी बुक में दी हुई है बायो एलिमेंट्स, इनकी डेफिनेशन क्या होगी जी? दीज 16 एलिमेंट्स and some other that occur in living organism are called the bioelements. The 16 elements and few others that occur in organisms called bioelements. वैसे जानदारों के जिस्म का 100% ये 16 बायो एलिमेंट्स बना देते हैं, लेकिन फिर भी बायोलॉजिस्ट का कहना है कि इन 16 एलिमेंट्स के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी जानदारों में पाए जाते हैं जिनकी मिकदार को मतयन करना बेहद मुश्किल है। इसलिए उन्होंने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि दीज 16 एंड फ्यू अदर एलिमेंट्स, यानी कि कुछ दूसरे भी होते हैं जिनका एग्जैक्ट पता खुद बायोलॉजिस्ट को भी नहीं है, इसलिए उन्होंने इस डेफिनेशन में मेंशन नहीं किया, उन्होंने फ्यू एलिमेंट्स का कह दिया है। तो दी 16 कौन से जी? ये वाले दी 16 एलिमेंट्स एंड फ्यू अदर्स दैट अकर इन ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड दी बायो एलिमेंट्स। इनको हम क्या कहेंगे? बायो एलिमेंट्स कहेंगे। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ बायो एलिमेंट्स पर। बायो एलिमेंट्स की हम क्या पढ़ेंगे जी? टाइप्स पढ़ेंगे। बायो एलिमेंट्स की जो टाइप्स हैं वो
दो तरह के बायो एलिमेंट्स होते हैं। कितनी तरह के होते हैं जी? 2 टाइप्स के बायो एलिमेंट्स होंगे। नंबर 1 होगा हमारे पास मेजर बायो एलिमेंट्स। कौन कौन से जी? मेजर बायो एलिमेंट्स। और नंबर 2 पर होगा हमारे पास माइनर बायो एलिमेंट्स। नंबर 2 पर क्या होगा जी हमारे पास? वो होंगे माइनर बायो एलिमेंट्स। माइनर बायो एलिमेंट्स, या इन्हीं को आप दूसरा नाम देते हो ट्रेस बायो एलिमेंट्स का नाम भी देते हो। मेजर बायो एलिमेंट्स को मेजर बायो एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जानदारों के जिस्मों में ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, ज़्यादा परसेंटेज में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें मेजर बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और टोटल मैंने आपको बायो एलिमेंट्स जो बताए हैं वो कितने हैं? 16 हैं। 16 में से 6 बायो एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं? 6 बायो एलिमेंट्स मेजर बायो एलिमेंट्स हैं। 16 में से 6 जो हैं वो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं जी? इनको मैं लिखता हूँ। नंबर 1 है जी हमारे पास ऑक्सीजन। नंबर 2 है जी हमारे पास कार्बन। नंबर 3 है जी हमारे पास हाइड्रोजन। फिर है जी नाइट्रोजन। फिर है कैल्शियम और आखिर में फास्फोरस। ये जो 6 हैं ये मेजर बायो एलिमेंट्स हैं। और ये जानदारों के जिस्मों का टोटल 99% हिस्सा कौन बना रहे होते हैं? ये वाले मेजर बायो एलिमेंट्स बना रहे होते हैं। अब इनकी परसेंटेज क्या है वो देखते हैं। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है और वो होती है 65%। उसके बाद है जी हमारे पास कार्बन, और कार्बन की जो परसेंटेज है वो है 18%। फिर है हाइड्रोजन, ये 10% है। नाइट्रोजन 3% है। कैल्शियम 2% है और फास्फोरस 1% है। तो जिनको हम टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 99% के इक्वल हो जाएगा। अब इसको याद कैसे आपने रखना है? असल में इनकी परसेंटेज को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले आप इसकी स्पेलिंग को जोड़ के अपनी तरफ से एक लफ्ज़ बना लें। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, OCHNCAP, उच्चन कैप। लफ्ज़ क्या बन जाएगा? उच्चन कैप। अब परसेंटेज को आप इधर से भी याद कर सकते हैं और उधर से भी। अगर उधर से आएंगे, जब आपको स्पेलिंग याद होगी इसकी उच्चन कैप की, को वहाँ से चलेंगे तो 1 2 3 10 18 65, यानी इस तरफ आएंगे तो बढ़ते आएंगे। और अगर आप इस तरफ से याद रखना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। इस तरफ जाएंगे तो कम होते जाएंगे, 65 18 10 3 2 1। तो ये आसान तरीका है, इस तरह आपको इनकी परसेंटेज क्या हो जाएगी? याद रह जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं हम माइनर बायो एलिमेंट्स या ट्रेस बायो एलिमेंट्स। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि जो माइनर बायो एलिमेंट्स हैं इनको माइनर बायो एलिमेंट्स या ट्रेस बायो एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जानदारों के जिस्मों में बहुत ही कम मिकदार में पाए जाते हैं। और ये टोटल के टोटल मिलकर सिर्फ और सिर्फ 1% हिस्सा जो है वो जानदारों के जिस्मों का बनाएंगे। 99% हिस्सा ये बना रहे होंगे मेजर, और 1% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ये बनाएंगे। इनकी तादाद कितनी होगी जी? 10 होगी। इनकी तादाद कितनी होगी? 10, क्योंकि 16 में से 6 जो थे वो कौन थे? मेजर बायो एलिमेंट्स थे। बाकी जो बच गए वो 10 वो क्या हैं? माइनर बायो एलिमेंट्स हैं। अब माइनर बायो एलिमेंट्स को लिखते हैं जी, ये कौन कौन से हैं और इनकी परसेंटेज क्या है? नंबर 1 है हमारे पास जी पोटासियम। नंबर 2 है जी हमारे पास सल्फर। फिर है जी हमारे पास क्लोरीन। फिर है जी सोडियम। उसके बाद है जी हमारे पास मैग्नीशियम। उसके बाद है जी आयरन। आयरन के बाद है जी हमारे पास कॉपर। कॉपर के बाद है जी जिंक। जिंक के बाद है जी मैंगानीज। और मैंगानीज के बाद है जी हमारे पास आयोडीन। तो ये काउंट करें तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये 10 पूरे हो गए, 10 ये और 6 वो, तो ये 16 के 16 पूरे हो गए। अब हम इनकी परसेंटेज लिखते हैं। देखिए माइनर में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पोटासियम होता है और ये होता है 0.35%। सल्फर जो है 0.25% होता है। क्लोरीन जो है ये 0.15% होता है। सोडियम भी 0.15% होता है। उसके बाद मैग्नीशियम 0.05% होगा। आयरन 0.04% होगा। अब बाकी ये 4 बच गए, कॉपर, जिंक, मैंगानीज और आयोडीन। ये जो 4 हैं इनकी जो मिकदार है वो बहुत कम है, यानी कि बहुत कम है जानदारों में, इसलिए इनको क्या दिया जाता है कि इनकी जो मिकदार है वो ट्रेस है, यानी कि इनकी इतनी कम मिकदार है जिसे मयार नहीं किया जा सकता या उसको एग्जैक्ट मयार करना मुश्किल है, इसलिए उनको ट्रेस में क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। यानी इनकी जो मिकदार है वो ट्रेस मिकदार में ये पाए जाते हैं, बहुत कलील मिकदार में ये पाए जाते हैं। तो आपको बायो एलिमेंट्स की तारीफ का पता चल गया। द 16 एलिमेंट्स एंड फ्यू अदर दैट अकर्स इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द बायो एलिमेंट्स, इनको हम बायो एलिमेंट्स कहेंगे। और इसकी टाइप्स कितनी हैं? 2 टाइप्स हैं, मेजर बायो एलिमेंट्स और ट्रेस बायो एलिमेंट्स। मेजर बायो एलिमेंट्स में 6 हैं और ट्रेस में 10 हैं, और इनके मैंने नाम लिख के आपको परसेंटेज भी समझा दी है, और इनके नाम लिख कर भी इनकी परसेंटेज मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट अब हम आते हैं बायो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास जी? बायो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़। तो एक बात आपने याद रखनी है कि जो बायो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ही स्पेशल किस्म की क्या हैं? प्रॉपर्टीज़। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? स्पेशल हैं। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि ये वाले जो बायो एलिमेंट्स हैं जब ये जानदारों के जिस्मों के अंदर पाए जाते हैं तब इनकी खसूसियात और होंगी, और जब ये जानदारों के जिस्मों से बाहर पाए जाएंगे यानी नॉन लिविंग चीज़ों में पाए जाएंगे तब इनकी खसूसियात और होगी। ये याद रखना, ये हैं एलिमेंट्स, लेकिन जब ये जानदारों के जिस्मों में आते हैं तब हम इनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं, और जब ये जानदारों के जिस्मों में नहीं होते तब ये जस्ट एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये आपने याद रखना है, क्योंकि लफ्ज़ बायो जो है वो हम जानदार के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बेजान चीज़ों में इनकी प्रॉपर्टीज़ और होंगी, जानदारों में और होंगी। जैसे इसकी मैं आपको कॉमन एग्जांपल देता हूँ जी, कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है जब जानदारों के जिस्मों में नहीं होती, एटमॉस्फेयर में मौजूद है O2 की शक्ल में, गैस की शक्ल में, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और हैं। लेकिन जब ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाया जाता है, तो ग्लूकोज में अब जो ऑक्सीजन है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। वो वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी जो उसकी बाहर होती हैं, क्योंकि इस ग्लूकोज के मालिक्यूल में ये अपनी और खसूसियात शो करेगी। तो बायो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? स्पेशल होती हैं। उसके बाद हम ये आते हैं कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये नॉट सिंपल, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सिंपल नहीं है। ठीक हो गया? तो क्या है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हाईली कम्प्लेक्स है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ जी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है जी? ये हाईली कम्प्लेक्स है, हाईली कम्प्लेक्स, यानी ये बहुत पेचीदा है। और इस हाईली कम्प्लेक्सिटी की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं, प्रोसेस हो रहे होते हैं जो लिविंग्स और नॉन लिविंग्स में क्या करते हैं? फ़र्क पैदा करते हैं, लिविंग्स को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको एक दफ़ा फिर सुन लें कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये सिंपल नहीं है, बल्कि ये हाईली क्या है? कम्प्लेक्स है। और इसी कम्प्लेक्सिटी की वजह से जानदारों के अंदर कई तरह के ऐसे प्रोसेस हो रहे होते हैं जो लिविंग्स और नॉन लिविंग्स में क्या करते हैं? डिफरेंस करते हैं, उनमें फ़र्क करते हैं। तो क्या होता है जी? मैनी प्रोसेस अकर्स हो रहे होते हैं। किस में हो रहे होते हैं जी? लिविंग्स में, लिविंग थिंग्स में
मैनी प्रोसेस हो रहे होते हैं, किसकी वजह से, हाईली कम्प्लेक्सिटी की वजह से। और यही जो प्रोसेस होते हैं ये क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं, फर्क करते हैं, डिफरेंस करेंगे किस में जी, डिफरेंस करेंगे दो चीज़ों में, लिविंग थिंग्स में एंड नॉन लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में। ये क्या कर लेंगे, फर्क पैदा कर देंगे ये वाले प्रोसेस। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रेस्पिरेशन लिविंग में हो रही है, नॉन लिविंग में नहीं हो रही। फोटोसिंथेसिस लिविंग में हो रही है, नॉन लिविंग में नहीं हो रही। तो ये वाले वो प्रोसेस हैं जिसकी बिना के ऊपर हम क्या करते हैं, लिविंग्स को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करते हैं। और ये प्रोसेस के वजह होने की, ये अकर होने की वजह क्या है, वजह है हाईली कम्प्लेक्सिटी। अब दोनों तरह से कह सकते हैं कि इन रिएक्शन की वजह से बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लेक्स हो जाती है, या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की कम्प्लेक्सिटी की वजह से उसमें कई तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं। और वो रिएक्शन क्या करते हैं, लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, उनमें फर्क पैदा करेंगे। उसके बाद आते हैं जी कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करती हैं, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म बेल्ट करती हैं, जो कि लिविंग्स को इन्वायरमेंट के साथ क्या कराता है, रिएक्शन कराता है, ताकि उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या रहे, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंटीग्रिटी कायम रहे, यानी उनकी साख्ती और फेलियाती जो सालमियत है वो क्या रहे, कायम रहे, यानी जानदार, दूसरे आम अल्फाज में कहूँ तो जानदारों की बका कायम रहे, यानी कि वो बाकी रहें। तो क्या है जी, लिविंग थिंग्स बेल्ट रेगुलेटरी मैकेनिज्म। और ये मैकेनिज्म क्या करेगा, इंटरैक्ट कराएगा लिविंग थिंग्स को इन्वायरमेंट के साथ, दैट इंटरैक्ट विद इन्वायरमेंट, यानी लिविंग थिंग्स का ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होगा इंटरैक्ट करेगा किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। किस लिए जी, टू मेंटेन, क्या मेंटेन करने के लिए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी, किसकी जी सालमियत, किसकी बका, ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स की बका को, उनके बाकी रहने को कायम रखने के लिए उनका जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो इन्वायरमेंट के साथ रिएक्शन करेगा, ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बका को कायम रखें। अब दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म से मुराद इधर होम्योस्टेसिस की बात हो रही है, जो आप 10th में पढ़ के आए हैं कि माहौल में जितनी भी तब्दीलियां हों, जानदारों का अंदरूनी माहौल क्या होगा, सेम रहेगा, यानी बैरूनी माहौल में तब्दीलियों के बावजूद जानदारों का अंदरूनी माहौल सेम रहता है, इसे आप होम्योस्टेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसा कि जितना भी सर्दी हो या गर्मी हो, हमारे जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री रहता है। तो ये किस लिए रहता है, दरअसल हमारे अंदर एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो हमारे जिस्म के टेम्परेचर को सर्दियों में भी 37 पर कायम रखता है और गर्मियों में भी 37 पर कायम रखता है। तो ये असल में रेगुलेटरी मैकेनिज्म होम्योस्टेसिस की बात हो रही है। अब उसके बाद आते हैं कि लिविंग थिंग्स जो हैं ये क्या हैं, इनके पास हाईली स्ट्रक्चर प्रोटोप्लाज्म होता है। लिविंग थिंग्स के पास क्या होता है जी, हाईली स्ट्रक्चर प्रोटोप्लाज्म। लिविंग थिंग्स हैव हाईली स्ट्रक्चर्ड लिविंग थिंग्स क्या रख रही होंगी जी, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म
प्रोटोप्लाज्म, यानी लिविंग थिंग्स के पास हाईली स्ट्रक्चर्ड प्रोटोप्लाज्म होता है और यही प्रोटोप्लाज्म बेसिक जगह है जहाँ पर लिविंग थिंग्स के रिएक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है इसका आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर मैं एक सेल की डायग्राम बनाता हूँ, ये मेरे पास एक सेल है, उसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, उसके अंदर दरमियान में क्या हो गया जी, न्यूक्लियस हो गया। अब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जेली की तरह गाढ़ा मवाद पड़ा हुआ होता है और इस मवाद को मैं साइटोप्लाज्म कहता हूँ। और जब मैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ पढ़ूंगा तब इसको मैं क्या कहूँगा, प्रोटोप्लाज्म। यानी कि प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन क्या होगी जी, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इसे मैं क्या कहूँगा, प्रोटोप्लाज्म का नाम दूंगा। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जब मिलाकर पढ़ा जाता है तो टर्म कौन सी यूज़ की जाती है, प्रोटोप्लाज्म को यूज़ किया जाता है। अब बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट जो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसको मुख्तलिफ लेवल में क्या करते हैं, तकसीम करते हैं, ताकि वो एक एक लेवल का मुताला करें और उनको मुताला करने में क्या हो, आसानी हो। हमने ये जो लेक्चर पढ़ा है, हमने पहले बायो एलिमेंट्स पढ़े हैं, उसके अलावा जो ज़रूरी मटीरियल था, जो ज़रूरी चीज़ें थी वो पढ़ी हैं। अब हम आते हैं जी कि लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं क्या, उन लेवल्स के नाम क्या हैं। इस वीडियो में हम उन लेवल्स के नाम पढ़ेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हर एक लेवल की हम क्या करेंगे, वजाहत करेंगे जी। तो अब हम आते हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उनके नाम लिखते हैं और नाम लिखने के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला है हमारे पास सब एटॉमिक लेवल। कौन सा है जी, सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल के बाद है एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल के बाद है हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूलर एंड मैक्रो मॉलिक्यूलर लेवल, या इसे मैं जस्ट मॉलिक्यूलर लेवल भी कह सकता हूँ, क्योंकि माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स की टाइप्स हैं। माइक्रो का मॉलिक्यूलर वेट कम होगा और मैक्रो का ज़्यादा होता है, ये आप 9th में पढ़ के आए हैं। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल के बाद है ऑर्गेनेली लेवल। ऑर्गेनेली लेवल के बाद है जी सेल लेवल। सेल लेवल के बाद है जी टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल के बाद है जी ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल के बाद है जी ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल के बाद है जी ऑर्गेनिज्म लेवल। आप इसको ऑर्गेनिज्म लेवल भी कह सकते हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लेवल भी कह सकते हो, वो एक ही बात है। जब हम इसको तफसील से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, ऑर्गेनिज्म लेवल के बाद है स्पीशी लेवल। स्पीशी लेवल के बाद है हमारे पास पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल के बाद है हमारे पास कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल के बाद है इको सिस्टम लेवल। और इको सिस्टम लेवल के बाद है हमारे पास आखिरी जो है वो है बायोस्फीयर लेवल। कौन सा है जी हमारे पास आखिरी, आखिरी को मैं जो है आपको इधर लिख के बता देता हूँ। आखिरी क्या है, बायोस्फीयर लेवल, ये हमारे पास आखिरी है। अच्छा, अब आपने ये बात याद रखनी है कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है, सब एटॉमिक लेवल है, और सबसे बड़ा कौन सा है, वो बायोस्फीयर लेवल है। मैंने छोटे से शुरू किया था और बड़े की तरफ आया हूँ। अब आपने ये बात याद रखनी है, जो सब एटॉमिक लेवल है वो किसको बनाएगा,
एटॉमिक लेवल को बनाएगा। सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपस में मिलेंगे ना तो वो एटम बना देंगे। अब एटम मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे जी, मॉलिक्यूल्स बना देंगे, वो मॉलिक्यूलर लेवल होगा। मॉलिक्यूल मिलेंगे तो ऑर्गेनेली बनेगी, ऑर्गेनेली मिलेगी तो सेल बनेगा, सेल मिलेगा तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू मिलेगा तो ऑर्गन, ऑर्गन मिलेगा तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलेगा तो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म अब जब आपस में एक जैसे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे तो वो सीपीसी बनेगी। और सीपीसी क्या होते हैं, बहुत ही क्लोजली सिमिलर और इनब्रीडिंग जो जानदार होते हैं, यानी आपस में जंसी तुलित करके अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। सीपीसी एक जैसी अब सीपीसी मिलेंगी तो क्या बनाएगी, पॉपुलेशन। अब मुख्तलिफ पॉपुलेशन मिलेंगी तो कम्युनिटी बनती है। अब कम्युनिटी जब अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगी तो उसे मैं इकोसिस्टम कहूँगा। और इकोसिस्टम जो है वो फिर क्या बनाएंगे, बायोस्फीयर, यानी पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड दी बायोस्फीयर। जमीन को वो हिस्से जहाँ जानदार पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं, और उसे बायोस्फीयर लेवल का नाम देंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने इसका इंट्रो भी पढ़ा है, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, और उनके नाम भी पढ़ लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी सबकी तफसील पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।